प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए परिवार में। मैं रजत आपके बीच उपस्थित हूं। आज एक बहुत ही ज़्यादा वायरल और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के मुद्दा है। इसरो से पिछले 10 महीनों में 100 से अधिक वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं। तो इसका क्या कारण है, वैज्ञानिक क्यों छोड़ रहे हैं, वजह क्या है, वास्तविक कारण हम लोग जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि गगनयान मिशन या चंद्रयान मिशन पर इनके छोड़ने का क्या प्रभाव हो सकता है। साथ ही साथ हम गगनयान मिशन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने लायक है। तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को बिना देर किए हुए। फटाफट सभी लोग ध्यान से पूरा सेशन देखेंगे, बाद में हमें कमेंट करके बताएंगे कि यह जानकारी कैसी लगी आपको, क्योंकि जो इस तरह की जानकारियां हैं वो हम रेगुलर सेशंस में तो नहीं कवर कर पाते हैं। उनके लिए वीडियो सेक्शन में ही हम आपको इस तरह की जानकारी या शॉर्ट्स के माध्यम से इस तरह की जानकारियां देते हैं। तो सभी साथी जो यूजीसी नेट आरडब्ल्यू के साथ जुड़े हुए हैं वो एप्लीकेशन के साथ साथ हमारे यूट्यूब पर भी सक्रिय रहा करिए, ताकि शॉर्ट्स और वीडियोस के माध्यम से करंट अफेयर से रिलेटेड जो नए नए तथ्य हैं भूगोल के, नई नई खोजें हैं भूगोल की, वो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे जून 2026 का एग्जाम वैसे तो बहुत इजी आया था, आसान बहुत था, लेकिन फिर भी इसमें लगभग 10 से 12 करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। चाहे वो हरमुज जल संधि का मामला हो, चाहे वो इको विलेज का मामला हो, चाहे वो आपका जो है अल नीनो ला नीना या ईएनएसओ से संबंधित मामला हो। तो तमाम सारे प्रश्न ऐसे थे जो चर्चा में रहे लगातार न्यूज में, और वहीं से सीधे के सीधे उठाकर पूछ दिए गए। तो अभी हाल ही में आपने अखबार पढ़ा होगा तो देखा होगा कि 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने छोड़ा इसरो। अब केंद्र ने नियम किए सख्त। तो वो कौन से नियम है और क्या वजह है जिनकी वजह से वैज्ञानिक छोड़ रहे हैं, और अब सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि वैज्ञानिक ना छोड़ पाए। यहाँ पर देखिए ब्रेन ड्रेन बड़ा कारण हो सकता है, तो उन सभी संभावनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे जिन संभावनाओं की वजह से या जिन बातों की वजह से हमारे वैज्ञानिक छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। तो वो सारी बातें प्रतिभा पलायन से संबंधित या फिर गगनयान मिशन से संबंधित जो भी बातें होंगी वो सब कवर होंगी, बस आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन जो है इसकी घोषणा वर्ष 2018 में करी गई थी भारत सरकार के द्वारा कि हम एक मानव युक्त मिशन भेजेंगे अंतरिक्ष में, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ जिसको हम बोलते हैं, 400 किलोमीटर की जो कक्षा है, उसमें हम उसको लगभग 3 दिनों तक रखेंगे और फिर उनको सुरक्षित वापस भी पृथ्वी पर लौटाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी और भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करने वाला मिशन है हमारा। और फिलहाल अगर देखा जाए तो दुनिया के बहुत बड़े जो स्पेस रिसर्च में आगे निकल चुके हैं देश, जैसे यूएसए हुआ, रूस हुआ, चाइना हुआ, इन जैसे देशों के बाद भारत भी इस तरह की पहल कर रहा है कि हम मानव युक्त मिशन जो है वो अंतरिक्ष में भेजें। तो ये गगनयान मिशन जो है वो इसकी घोषणा 2018 में हुई थी। हालांकि इसको 2022 में लॉन्च करना था, लेकिन 2022 कोविड महामारी में चला गया पूरा और हम इसको लॉन्च नहीं कर पाए। तो फिर इसका लक्ष्य 2026 रखा गया। धीरे धीरे 26 भी निकला जा रहा है। अब 2027 की पहली तिमाही में लक्ष्य रखा गया है कि हम मानव युक्त मिशन जो है वो भेजेंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को हम यहाँ पर जानेंगे कि घोषणा से लेकर के अब तक कौन कौन सी बातें जो है वो हो चुकी हैं और आगे का रास्ता क्या है। तो मिशन की समय रेखा क्या है इसको एक बार देखिए। 2018 में क्या होता है, 2018 में इसकी ऐतिहासिक घोषणा होती है। ठीक है, तो 2018 में ऐतिहासिक घोषणा होती है इसकी कि हमारा जो गगनयान मिशन है वो एक मानव युक्त गगनयान मिशन भेजा जाएगा। 2022 में इसका लक्ष्य रखा जाता है कि 2022 में हम ऐसा करने वाले हैं, लेकिन वो कोविड महामारी की वजह से फेल हो गया, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। 23-24 में हम लोगों ने समय बिताया किस बात को लेकर के, TBD-1 का परीक्षण करने के लिए। अब ये TBD-1 क्या है? TBD-1 वो महत्वपूर्ण तकनीकी है जिसके तहत हम गगनयान मिशन में जाने वाले यात्रियों को सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लौटा पाएंगे। तो ये आपका अबॉर्ट और पैराशूट ड्रॉप परीक्षण है जो लगातार चल रहा है अलग अलग देशों के सहयोग से, जिसमें रूस है, स्पेन है और कह सकते हो कि आपका
जर्मनी है, इन जैसे देशों का यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। TBD-1 का यहाँ पर क्या चल रहा है, परीक्षण। तो किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। हम अगर मानव युक्त मिशन भेज रहे हैं तो सुरक्षित उसको वापस उन सभी व्यक्तियों को, जो 3 व्यक्ति लगभग चुने गए हैं, उनको सुरक्षित वापस जो है वो धरातल पर उतारा जा सके। तो इसके लिए अभी से लगातार जो है 23, 24, 25 तक परीक्षण चलते रहे हैं। अब जो है हम पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं कि हाँ, हम ऐसा कर सकेंगे और हम ऐसा करने में सक्षम हैं। तो 2025 में एक मानव रहित ट्रायल भी करना है, और इस मानव रहित ट्रायल में हम रोबोट के साथ ये मिशन भेजने वाले हैं। यानी मानव को तो हम दूसरे ट्रायल में भेजेंगे, पहले ट्रायल में हम रोबोट को भेजेंगे। ठीक है, तो उस रोबोट का भी एक नाम है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा रोबोट है जो इस 2025 की उड़ान में जो है जाने वाला था, जाना था। 2027 में प्रथम मानव युक्त उड़ान जो है वो हमारी तय है होने को गगनयान मिशन के तहत। तो ये मिशन गगनयान की समय रेखा है, जिसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं गगनयान मिशन की कुछ अन्य चीजों के बारे में। सबसे पहले बजट की बात करेंगे तो बजट 9023 करोड़ का है, मतलब एक बहुत बड़ा और अच्छा खासा बजट जो है वो इसके लिए रिलीज किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अनुसंधान और विकास से संबंधित जो चीजें होती हैं, इनके लिए जो बजट निर्धारित होता है वो बजट एक बार निर्धारित होता है, और जो भी खर्चे होते हैं हर तरह के खर्चे को जीरो मान करके निर्धारित होता है। तो ऐसे बजट को कई बार जो है आप लोग जीरो बेस्ड बजटिंग के नाम से जानते हो, ये जीरो बेस्ड बजटिंग होती है। ठीक है, तो जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें आप हर तरह के खर्चे का जो, जैसे मान के चलो कि अगले साल फिर से बजट आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने पिछली साल आपको 9023 करोड़ दिए थे। आपने जो 9023 करोड़ दिए थे वो हमने इन्वेस्ट कर दिए, और वो हमने प्रतिभाओं पर खर्च कर दिए, रिसर्च पर खर्च कर दिए। अब अगले जो बजट आएंगे तो उसमें हम इस पूरे खर्चों को शून्य मानकर, यानी जितने भी आपने प्रीवियस खर्चे करे हुए होते हैं उन सबको जीरो मान करके दोबारा से बजट रिलीज होता है। तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग के अंतर्गत आते हैं कई बार। जो LEO है कक्षा, वो हमारी 400 किलोमीटर की है, मैं पहले ही मेंशन कर चुका था। इसी अर्थ ऑर्बिट में हमारे जो अंतरिक्ष यात्री है 3, वो लगभग 3 से 7 दिनों तक यहाँ रहने का उनका प्लान है। चालक दल जो है वो 3 अंतरिक्ष यात्रियों का है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी साथी। 3 अंतरिक्ष यात्रियों का ये क्या है, चालक दल है। ठीक है जी, अवधि 3 दिन है मिशन की, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष यान की वास्तुकला को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका अंतरिक्ष यान है, तो यहाँ पर CES है, किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, तो ये कह सकते हो अबॉर्ट मिशन क्रू एस्केप सिस्टम है ये CES। क्रू मॉडल है ये, यहाँ पर जैसे वातावरण के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों का मुख्य केबिन है। ठीक है, तो फिर आगे ह्यूमन रेटेड LVM-3 HLVM-3 है, मिशन के लिए विशेष रूप से अपग्रेड किया गया विश्वसनीय भारी लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आगे सर्विस मॉड्यूल है, कक्षा में क्रू मॉडल को ऊर्जा और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला अनप्रेशराइज्ड ढांचा है। अब देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक रोबोट के साथ पहले मानव रहित मिशन भेजना है ताकि ट्रायल हो सके कि हम सक्सेसफुली इसको पूरा कर पाएंगे। तो एक रोबोट तैयार किया जिसका नाम है व्योम मित्र। तो ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये व्योम मित्र क्या है, वो रोबोट है जिसको पहले एक मानव रहित मिशन के, यानी वो मानव तो नहीं है, वो तो मशीन है, तो मशीन के साथ ये गगनयान मिशन पहले जाएगा, पूरा ट्रायल होगा, उसको सुरक्षित वापस पृथ्वी पर उतारा जाएगा। ये क्या करेगा, केबिन के तापमान, नमी, ऑक्सीजन के स्तर, इन सब की जांच कर लेगा। ठीक है, स्विच का स्वायत्त संचालन है, इस सब की जांच कर लेगा। ग्राउंड स्टेशन के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात करने में सक्षम है कि नहीं, इस बात की बात कर लेगा। शारीरिक अनुकरण से संबंधित जितनी भी तकनीकी कह सकते हो कि ट्रायल होंगे वो सभी ये पूरा कर लेगा। तो वो व्योम मित्र है, मानव रहित ट्रायल मिशन के लिए एक रोबोट जो तैयार किया गया है। तो ये आपका मानव रहित पहले ट्रायल होगा। उसके बाद क्या होगा, आगे हम 2027 की पहली तिमाही में, तो अभी 2026 चल रहा है, 2027 की पहली तिमाही में 3 अंतरिक्ष यात्री जिनको हमने वायुसेना से चुना है, तो हमारी वायुसेना से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। और लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने के बाद हम उनको सक्सेसफुली वापस भी पृथ्वी पर लेकर आएंगे 3 दिन वहां रख करके।
हमारा केवल मिशन इतना ही नहीं है कि हम उनको अंतरिक्ष में वापस भेज लें, इसके बाद हमारा लक्ष्य है कि हम एक अंतरिक्ष स्टेशन जैसे अन्य देशों के बन चुके हैं, चाइना का बन चुका है, यूएस का बन चुका, तो वैसे ही हम एक अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करेंगे। और 2040 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हम चंद्रमा पर पहला भारतीय पहुंचा देंगे। जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जो है अमेरिका का, वो पहला व्यक्ति है जिसने चंद्रमा पर पैर रखा, और अभी तक कोई चंद्रमा पर जो व्यक्ति है वो नहीं पहुंच पाया है। तो भारतीय व्यक्ति 2040 तक चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, ऐसा हमने लक्ष्य रखा है इस गगनयान के सहारे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। पेलोड इसका जो है वो व्योममित्र ह्यूमनाइड एक रोबोट और सेंसर है। 3 भारतीय वायुसेना के अंतरिक्ष यात्री मानव युक्त मिशन में जाएंगे। मुख्य उद्देश्य जो है वो क्रू मॉडल सत्यापन और सुरक्षा प्रमाणन के लिए, मैं ऑलरेडी इनकी बात कर ही चुका हूं। इनका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष उड़ान का ऐतिहासिक अन्वेषण करना। निर्धारित समय इनका 2025 और इसका 2027 है, मतलब मानव रहित मिशन 2025 में और मानव युक्त मिशन 2027 में ये लक्ष्य रखा गया था। सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा है, तो इसलिए पैरासूट प्रणाली जो RTRS है, परीक्षणों के माध्यम से सुरक्षित लैंडिंग और सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें। समुद्री रिकवरी रहेगी। नौसेना के सहयोग से क्रू मॉडल का समुद्र में सीधे तैरना और बचाव, यानी जब हम वापस अंतरिक्ष से गगनयान मिशन से यात्रियों को बुलाएंगे तो हम उनको पृथ्वी पर न उतारकर समुद्र के अंदर उतारेंगे, और उसमें हम नौसेना का भी सहयोग लेंगे। क्रू एस्केप सिस्टम D1 का परीक्षण मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। 2023 से लेकर अब तक लगातार डिले अगर हो रहा था तो इसी बात के लिए हो रहा था, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। तो ये क्रू एस्केप सिस्टम जो TVD1 है, इसका लगातार क्या चल रहा था, परीक्षण चल रहा था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से वैश्विक नेटवर्क हैं जो हमें सहयोग दे रहे हैं। तो इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रेंच गुयाना, जर्मनी के क्रू मॉड्यूल और ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग, ये सब हमें सहयोग दे रहे हैं। भारतीय नौसेना का यहाँ पर हमें सहयोग मिल रहा है समुद्र में बचाव के लिए। भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष यात्री दे रही है हमें। DRDO जो है वो हमें स्पेस, फूड, क्रू, स्वास्थ्य निगरानी और आपातकालीन सर्वाइवल किट का निर्माण कराने में मदद कर रही है। तो इसरो के इस मिशन को बहुत अधिक सफल बनाने के लिए इन सभी का क्या चल रहा है, एक बहुत अच्छा खासा कह सकते हो कि कम्युनिकेशन भी चल रहा है, और साथ ही साथ इनकी आपसी जो पहल है वो है कि हमारा गगनयान मिशन सफल हो। तो सबसे बड़ा जो है वो ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सबसे बड़ा रोल है। फ्रेंच गुयाना में आप सभी को पता होगा, कोरू में हमारी एक चुंबकीय विषुवत रेखा गुजरती है, तो वहां पर हमने GSLV सेंटर ऑलरेडी विश्व स्तर पर बना हुआ है। दुनिया भर के लोग वहीं से अपने रॉकेट जो है वो लॉन्च करते हैं। तो ग्राउंड स्टेशन और ट्रैकिंग के लिए हम ले रहे हैं मदद स्पेन की। और स्पेन की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच गुयाना जो है वो स्पेन का ही उपनिवेश है, तो इसमें हमारा स्पेन भी जो है वो सहयोगी बन रहा है, और जर्मनी सहयोगी बन रहा है, और रूस से भी हम यहाँ पर सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि रूस जो है वो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों वगैरह को प्रशिक्षण दे रहा है लगातार। तो अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हमने वायुसेना से किया है, और इनके लिए प्रशिक्षण जो है वो हमारा रूस कर रहा है। नौसेना का भी सहयोग है, और DRDO जो है वो अन्य चीजों में सहयोग कर रहा है, जो भी कह सकते हो इक्विपमेंट्स हमारे जाने हैं अंतरिक्ष में। अब देखिए गगनयान के पार भविष्य की क्या रणनीति है। मतलब गगनयान तो एक शुरुआत है। गगनयान जब हम मानव युक्त मिशन भेज लेंगे और उसको सुरक्षित वापस लैंड करा लेंगे, तो इसके बाद का क्या है, तो उसके बाद की बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि जब मानव क्षमता सिद्ध हो जाएगी तो हम 2035 में अपनी एक अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बना लेंगे, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है, 2035, ये बात नोट कर लेना आप सभी, ठीक है। उसके बाद 2040 में हमें चंद्रमा पर पहले भारतीय व्यक्ति को पहुंचाने का लक्ष्य रखना है। तो ये हमारा दूसरा कह सकते हो सेकेंडरी लक्ष्य है गगनयान मिशन के बाद। तो गगनयान मिशन तो हमारा पहला है, प्राथमिक लक्ष्य है। उसके बाद हमें अंतरिक्ष अपनी स्टेशन तैयार करनी है 2035 में, और 2040 में भारत चंद्रमा पर अपना पहला व्यक्ति भेजने का जो है वो लक्ष्य रख रहा है। अब बात आ रही है कि जो खबर थी वो आखिर उसके पीछे का क्या सच है, क्योंकि गगनयान मिशन तो हमने इस वजह से पढ़ा ताकि एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसरो के वैज्ञानिकों का इस्तीफा क्यों हो रहा है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे पास शंकाएं क्या क्या है, किन कारणों से वैज्ञानिक छोड़ सकते हैं इसरो। तो सबसे पहला है 100 वैज्ञानिकों के इस्तीफे का असली कारण क्या है, ये बात हम यहाँ पर जानेंगे। क्या सरकारी दबाव है, सरकार या इसरो उन्हें निकालने का दबाव बना रही है।
सरकार खुद ही नहीं चाहती क्या कि वैज्ञानिक यहाँ ना काम करें और गगनयान चंद्रयान मिशन फेल हो जाए? क्या ये बात है? या फिर बजट में कटौती करना चाह रही है सरकार? इसरो से इस वजह से वैज्ञानिक निकाले जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए बजट नहीं है पर्याप्त, उन्हें अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, उनको अच्छी जो है सुविधाएं नहीं मिल रही। क्या गगनयान जैसे बड़े मिशन इसकी वजह से रुक जाएंगे? ये भी एक आशंका है। आगे आशंका है कि वैज्ञानिकों की सैलरी बहुत कम है क्या? अगला है सरकार इसरो का निजीकरण कर रही है क्या? तो ये सभी लोग जो है कयास लगा रहे हैं अपने अपने स्तर पर, जिसमें जैसा बुद्धि है, जिसमें जैसा दिमाग है, वो वैसा सोच रहा है। जो सरकार के साथ है वो सरकार के पक्ष की बातें कर रहा है, जो सरकार के खिलाफ है वो सरकार के खिलाफ की बातें कर रहा है। लेकिन हमें उन सब बातों में नहीं फंसना है, हमें जानना है कि असली वजह क्या है, कि इसरो के वैज्ञानिक क्यों छोड़ रहे हैं आखिर। ये तो सब शंकाएं हैं, तो इन सभी शंकाओं पर भी चर्चा होगी और असली वजह पर भी चर्चा होगी। चलिए, तो इस्तीफे का वास्तविक कारण क्या है? सबसे पहले तो देखिए, वास्तविक कारण जो है वो है ब्रेन ड्रेन। यहां पर ये शब्द आ रहा है ब्रेन ड्रेन, और न्यूज़पेपर में भी आपने ये शब्द पढ़ा था। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जिसके पास दिमाग है, हमारे पास दिमाग नहीं है तो हम उसका दिमाग चोरी कर लें। अब हम उसका दिमाग चोरी कैसे करेंगे? हम उसको लालच देके अपने पास बुला सकते हैं, हम उसको दबाव में अपने पास बुला सकते हैं। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जो विलेन होते हैं वो वैज्ञानिकों को उठा ले जाते हैं दूसरे देश में, वहां पर एटॉमिक बम बनवाते हैं जाकर के। तो वैसे ही ब्रेन ड्रेन की जो यहाँ पर बात है वो चल रही है। अब ये ब्रेन ड्रेन का जो चक्कर है वो अभी क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे भी कहानी है। दरअसल हुआ क्या है, 2019 के बाद से स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को भी घुसने का मौका दे दिया गया। सरकार ने उनके लिए एक नई जो है हमारी संस्था बना दी कि अब आप जो है व्यवस्था कर दी कि अब प्राइवेट कंपनियां भी क्या कर सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं स्पेस सेक्टर में, ताकि स्पेस सेक्टर भी फले फूले और इसमें नए अनुसंधान जो है हो सके अन्य देशों की तरह। तो ब्रेन ड्रेन की तरफ पलायन हो रहा है, यह कोई छोटी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ प्रतिभा का पलायन है। 2023 की स्पेस पॉलिसी के बाद भारत में स्टार्टअप जैसे स्काई रूट, अग्निकुल जैसे तेजी से उभरे हैं। तो आप समझ सकते हो बात कि भारत में भी अभी तक केवल इसरो ही था जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, इसरो के साथ साथ कई प्राइवेट कंपनियां भी तैयार हो गई हैं, जिनमें कुछ के एग्जाम्पल्स यहां पर दिए गए हैं, अग्निकुल और स्काई रूट। तो ये भी क्या कर रहा है, स्टार्टअप के तौर पर नए काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनियों में वैज्ञानिकों को भारी पैकेज मिल रहा है और शेयर भी मिल रहे हैं। तो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, स्वेच्छा से इसरो छोड़ करके उस प्राइवेट कंपनी में जुड़ रहे हैं। यानी कर तो वो भारत के लिए ही काम रहे हैं, भारत में ही है। जो कंपनियां स्काई रूट और अग्निकुल है, ये भारत की ही कंपनियां हैं और इसरो के ही पूर्व वैज्ञानिक इन कंपनियों को स्टार्ट किए हुए हैं। तो अब क्या हुआ है कि जब उनको कंपनी में शेयर भी मिल रहा है और अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा है, तमाम सारी सुविधाएं भी मिल रही है, तो अब वैज्ञानिक उस इसरो यानी सरकारी संस्था को छोड़ करके इन प्राइवेट कंपनियों में शामिल हो रहे हैं। और इस घटना को क्या कहा जा रहा है, ब्रेन ड्रेन कहा जा रहा है। तो ये बात जरूर समझेंगे, ब्रेन ड्रेन का चक्कर क्या है। दूसरा, क्या सरकार दबाव डाल रही है, सरकार ऐसा कर रही है कि इसरो छोड़ दो भाई? तो सरकार बिल्कुल दबाव नहीं डाल रही है, ये बात साफ साफ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सरकार निकालने के बजाय अनुभवी वैज्ञानिकों को रोकने का प्रयास कर रही है, रिटेन करने का प्रयास कर रही है। और हाल ही में नियम भी सख्त बनाए हैं, गगनयान से जुड़े किसी भी गुप्त वैज्ञानिक का बौद्धिक या इस्तीफा आसानी से मंजूर अब नहीं होगा। तो गगनयान मिशन से जुड़े किसी भी वैज्ञानिक का कोई इस्तीफा अब मंजूर नहीं होगा, ऐसे नियम अब बना दिए गए हैं। सेंट्रल डायरेक्टर से इस्तीफा मंजूर करने का अधिकार ले लिया गया, अब फैसला सीधे अंतरिक्ष विभाग यानी DOS करेगा। ठीक है जी। तो अब ऐसे फैसले जो है वो कौन करेगा, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। बजट और मिशन पर प्रभाव। अब यहां पर हम देखेंगे कि बजट कम है, तो बजट की कोई कमी नहीं है, ये साफ साफ यहां पर हमें पता होना चाहिए कि जब हम चंदे में करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं तो इसरो के लिए तो अरबों रुपया इकट्ठा हो जाएगा। तो बजट की कोई कमी नहीं है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिर्फ अकाउंटिंग का तरीका है, इसका छटनी से कोई संबंध नहीं है, ये बात ध्यान रखें। वर्तमान में 1050 रुपये पैसों पर भर्तियां कर रहा है
जो मजबूत बजट का प्रमाण है। ठीक है, मिशन सुरक्षित है, गगनयान जैसे मिशन नहीं रुकेंगे, इसरो के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नई प्रतिभाएं जिम्मेदारी संभालेंगी। यानी देश के पास टैलेंट है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो सीनियर वैज्ञानिक हैं उनको रिटेन किया जाए, उनको अच्छी सुविधाएं, सैलरी दी जाए और नई भी प्रतिभाओं को मौका दिया जाए और वो इस मिशन को सफल बनाए। ठीक है, तो ये लगातार जो है वो प्रयास हमारा चल रहा है। सैलरी और निजीकरण की बात करें तो वैज्ञानिकों को 7वें वेतन आयोग के तहत बेहतरीन सरकारी सैलरी मिल रही है। सरकारी संस्थाएं प्राइवेट कंपनियों के करोड़ों के पैकेज का मुकाबला नहीं कर सकती। निजीकरण नहीं हो रहा है। इसरो भारत की सर्वोच्च स्पेस एजेंसी रहेगी। इसरो नहीं बिक रही है। तो इसरो तो नहीं बिक रही है, लेकिन इसरो के पैरेलल दूसरी निजी कंपनियां जो है वो खड़ी हो रही है। तो वैसे अगर आप प्राइवेटाइजेशन वाला कयास लगाओ कि इसरो ही प्राइवेट हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसरो सरकारी संस्था ही रहेगी, उसमें काम करने वाले लोग सरकारी रहेंगे, उस पर किसी प्राइवेट व्यक्ति का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं रहेगा। लेकिन उस सरकारी संस्था के समानांतर एक ऐसी संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, एक नहीं बल्कि कई ऐसी संस्थाएं खड़ी हो रही हैं जो प्राइवेट है, जिनमें वैज्ञानिकों को अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, अच्छी सैलरी के साथ साथ अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और उनको कंपनियों में शेयर भी मिल रहे हैं। तो कारण जो वैज्ञानिकों का है, तो सरकारी संस्था छोड़ने का कारण यही है। तो ये बात ध्यान रखेंगे सभी साथी। अब हम बात करेंगे कि निजीकरण का इतिहास क्या रहा, इसरो का निजीकरण का इतिहास। तो हमने आपको बताया था कि नवंबर से पहले जून 2020 में ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था और इन स्पेस की स्थापना की थी। तो अभी हमने आपको बताया था कि 2019 में घोषणा करी गई थी। कब घोषणा करी गई थी दोस्त? 2019 में। तो 2019 में इसकी घोषणा हुई थी और उस घोषणा के बाद एक संस्था बनी थी जिसका नाम था इन स्पेस। क्या नाम था? इन स्पेस नाम था। तो ये इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस इसका फुल फॉर्म जरा मैं मिस कर रहा हूं। इंडियन नेशनल स्पेस अथॉरिटी करके कुछ है, स्पेस अथॉरिटी। तो ये इंडियन नेशनल स्पेस अथॉरिटी होगी जो कि प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजा खोले हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां भी बेहतर कर सके। ठीक है जी। तो ये इन स्पेस की स्थापना कब हुई? जून 2020 में, ध्यान रखना। नवंबर 2022 में पहली प्राइवेट कंपनी स्काई रूट है, स्काई रूट एरोस्पेस। इसने क्या किया है? इसने विक्रम एस करके सफलतापूर्वक अपना प्राइवेट रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। तो भारत में पहली प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट जो कह सकते हो कि रॉकेट है विक्रम एस, वो लॉन्च किया किसने? स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने पहला सफलतापूर्वक ये अपना लॉन्च किया है। अप्रैल 2023 में स्पेस पॉलिसी आती है, नई नीतियां लागू होती हैं। प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट बनाने से लेकर लॉन्च करने तक की पूरी व्यावसायिक छूट मिल जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से इन स्पेस की स्थापना होती है जून 2020 में और स्काई रूट जैसे स्टार्टअप शुरू होते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस नाम की संस्था ने भारत में पहला जो है प्राइवेट रॉकेट 2022 में लॉन्च कर दिया, विक्रम एस नाम का। और 2023 में नई नीतियां लागू हुई तो प्राइवेट कंपनियों को अलग से रॉकेट बनाने, लॉन्च करने और की सारी व्यावसायिक छूट जो है वो दे दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा जो इन स्पेस है वो इसके पीछे की वजह है। तो इन स्पेस शब्द जो है वो याद रखिए सभी लोग। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का उदय जो हुआ है, मतलब जो अन्य कंपनियां आई हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है स्काई रूट एरोस्पेस का। तो स्काई रूट एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो ये भारत हैदराबाद का है। पवन कुमार चांदना और नागा भरत डाका इसके जो है संस्थापक हैं। दोनों पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं और भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है। तो आप सभी लोग जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि स्काई रूट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी आपके लिए हो जाती है, क्योंकि विक्रम एस नाम का पहला प्राइवेट रॉकेट इन्होंने ही लॉन्च किया है। फिर आती है पिक्सेल, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, जबकि हमारी स्काई रूट हैदराबाद में थी। पिक्सेल भारत के बेंगलुरु में है। अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल इसके संस्थापक हैं। बिट्स पिलानी के ये पूर्व छात्र हैं और कंपनी आधुनिक हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाती है।
अग्निकुल कॉस्मोस तीसरी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की जिसने स्टार्टअप शुरू किया है। चेन्नई बेस्ड है ये। श्रीनाथ रविचंद्रन और मोयन एसपीएम इसके जो है संस्थापक है। आईआईटी मद्रास से शुरू हुई है। इस कंपनी ने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है वो अग्निकुल कॉस्मोस का बनाया हुआ है, और ये भी हमारी भारत की ही बनाई हुई जो है कह सकते हो एक कंपनी है। तो ये 3 प्राइवेट कंपनियों का उदय होता है इन स्पेस के आ जाने के बाद। जून 2020 में हमारी इन स्पेस आती है और उसी के तहत स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना होती है, और ये स्काई रूट एरोस्पेस पहला विक्रम एस नाम का रॉकेट 2022 में लॉन्च कर देती है। पिक्सेल दूसरी आपकी प्राइवेट कंपनी और अग्निकुल तीसरी आपकी प्राइवेट कंपनी है। अग्निकुल का नाम थोड़ा और इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना देता है। अब देखिए डॉक्टर वी नारायणन जो है वो अभी इसरो के अध्यक्ष हैं, और इनका एक बयान जो है वो पूरी तरह से वायरल हो रहा है। वो क्या है, कर्मचारी संस्थाएं छोड़ते हैं लेकिन इसरो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे गगनयान जैसे मिशन महत्वपूर्ण मिशनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नई प्रतिभाएं जिम्मेदारी संभाल लेंगी। तो ये इसरो के आपके अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन हैं जो ये बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो ठीक भी है, और फिलहाल वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए कि वो प्राइवेट कंपनियों के बजाय या अन्य देशों के बजाय जाने के बजाय हमारे देश हमारे इसरो के लिए कुछ करें, जिससे देश का नाम हो, जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। तो फिलहाल ये वैज्ञानिकों का अपना निर्णय है, और सरकार लगातार उनको रोकने का प्रयास कर रही है, नए नए नियम जो है वो बना रही है। अब देखिए इसके बाद बारी आती है कुछ जानकारियों की जो बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि आप केवल इन जानकारियों को ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, आपका अपना कोई लक्ष्य है। भले ही आप छोटा से छोटा पीजीटी का लक्ष्य ले रहे हैं, भले ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, भले ही आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा आचार्य 2.0 बैच जो है वो भूगोल विषय का एप्लीकेशन पर शुरू हो चुका है 15 जुलाई से, यानी पिछले 2 दिनों से उसकी क्लासेस चल रही हैं। आप सभी लोगों ने यूट्यूब पे देखी भी होंगी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो अभी फीस है वो मात्र 1999 है। मैं कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि पूरे भारत में अगर सबसे सस्ता बैच भूगोल का अगर यूजीसी नेट का कोई है तो वो हमारे रोजगार विद अंकित यानी RW एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और कंटेंट की अगर बात करो तो ये आप बात पढ़ के ही कह पाओगे। मैं अपने मुंह से कहूँ कि बहुत बेहतर कंटेंट और शानदार पढ़ाया है, तो हो सकता है आपको अतिशयोक्ति लगे और आप विश्वास करें या ना करें। कंटेंट भी एकदम मस्त है, और बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो 1999 रुपए में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल रहा है, और साथ में मिल रहा है आपको रिकॉर्डेड आचार्य बैच फ्री। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो रिकॉर्डेड आचार्य बैच है पूरा सिलेबस इसमें बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है, और उस आचार्य बैच के साथ साथ आपको इस बैच की भी लाइव क्लासेस मिलेंगी। डाउट ग्रुप मिलेगा व्हाट्सएप पर, जिसके साथ आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और जब भी आपको कोई डाउट होता है पूरे 24 घंटे और 365 दिनों में, तो वो आप तुरंत वहां पर अपना डिस्कस कर सकेंगे। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे हर संडे को। अभी जैसे ही एग्जाम आने को होता है उससे 2 महीने पहले हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होने लग जाते हैं। क्लास नोट्स और PDF आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारे आचार्य 2.2 बैच की, कि हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, और हैंड रिटन नोट्स आपके इस वाले रिकॉर्डेड बैच में भी मेंशंस है ऑलरेडी। तो जब आप इस बैच को परचेज करोगे तो आपको ये बैच फ्री मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, इसके PDF भी मिल जाएंगे, इसका पूरा कंटेंट हैंड रिटन नोट्स वगैरह टॉपिक वाइज सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा। फिर बारी आती है नए बैच की, जिसको आपने परचेज किया था, उसकी नई क्लासेस शुरू होंगी, उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, उसकी PDF मिलेंगी, उसके मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसका डाउट ग्रुप मिलेगा। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है मात्र 1999 रुपए में। तो वैलिडिटी इसकी 1 साल है, मतलब आप जून 2027 का एग्जाम इस बैच को पढ़ के दे सकते हो, और तब तक ये बैच आपके पास बना रहेगा। आगे बारी आती है हमारे यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो लेने की, क्योंकि कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो भूगोल के बजाय पेपर 1 भी पढ़ना चाहते हैं। तो पेपर 1 भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो मिलेगा आपको 2499 में। वैलिडिटी इसकी 1 साल रहेगी, और सेम सारे फीचर्स रहेंगे। इसके लिए भी आपको पेपर 1 का भी आचार्य बैच यहाँ पर रिकॉर्डेड वाला मिल जाएगा। सारे आपको कंटेंट पूरा का पूरा वहाँ मिल जाएगा आपको, और उस कंटेंट को पढ़कर PDF वगैरह को पढ़कर आप अपना रिवीजन बेहतर कर सकते हो, और
बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ डाउट ग्रुप्स और मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है। तो पेपर 1 पेपर 2 का अगर आप लेना चाहते हो तो कॉम्बो बैच परचेज करो, 2499 रुपए में है। और केवल अगर आप ज्योग्राफी से जुड़ना चाहते हो पेपर 2 से तो मात्र 1999 रुपए का है हमारा। इसकी वैलिडिटी फीचर्स सेम है, सारे फीचर्स और वैलिडिटी इसमें भी आपको मिलने वाली है। अब बात आती है कि अभी क्लासेस कैसे चल रहे हैं। तो 2.0 बैच में पेपर 1 में 3 क्लास स्टार्ट हुए हैं आपके। हायर एजुकेशन सुबह 9:30 बजे एप्लीकेशन पर हो रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 1 बजे हो रही है आपकी, और मैथमेटिक्स की क्लास शाम को 8 बजे हो रही है। तो ये पेपर 1 के 3 क्लास जो है वो आपके चल रहे हैं आचार्य 2.0 बैच के। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूगोल विषय की क्लास आपकी 12 बजे दोपहर होती है। तो दोपहर 12 बजे आपकी भूगोल विषय की क्लास जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तमाम सारी जानकारियां आपके लिए थी और आवश्यक थी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश ये करिए कि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो इन जानकारियों को नोट भी करते चलिए, ताकि एग्जाम अभी दूर है, एग्जाम अभी आपका दिसंबर में होगा कहीं जा करके। तो अगर आप पीजीटीबी दे रहे हैं, टीजीटीबी दे रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं तो इन सभी के एग्जाम अभी फिलहाल किसी भी स्टेट में मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर नवंबर से पहले कोई एग्जाम है। तो इनके नोट्स प्रॉपर बनाते चलो, ऐसी चीज़ें आपको रेयर ही मिलेंगी। कोशिश करो कि नोट्स प्रॉपर बनाओ और रिवीजन के टाइम पर इनको पढ़ भी लेना दोबारा, ताकि किसी भी तरह का कोई फैक्ट छूटे ना और आप बेहतर करके आए औरों से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल यूजीसी नेट RWA को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें, ताकि आप बहुत जल्द जो है सफलता हासिल कर सकें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।